हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई एम अन्नू एंड वेलकम बैक वी क्रिएट जार ऑफ होल्डर। सो गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। इससे पहले हम 3 स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी, फिर हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, और फिर हमने लास्ट में जो डिस्कस किया था अपनी क्लास के अंदर वो क्या था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज क्या होता है, आप लोगों ने क्या इससे पहले क्या पता था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो एक उसी का ही पार्ट है क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, एक उसी का काइंड है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। हम इतना कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट था आपका, जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था, वो एक ब्रॉडर टर्म है, और जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है आपका वो एक नैरो टर्म है। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि बेलमेंट किस तरह से हो सकता है, बेलमेंट यूज के पर्पज से भी हो सकता है, बेलमेंट अल्ट्रेशन के पर्पज के लिए भी हो सकता है, और बेलमेंट हमारा रिपेयर के पर्पज के लिए भी हो सकता है। लेकिन जहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज की बात आती है वहां पर हम क्या करते हैं, जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसके अंदर हम अपने गुड्स क्या करते हैं, बेल करते हैं सामने वाली पार्टी को, किस पर्पज के लिए, सिक्योरिटी के पर्पज के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए एक प्लेज आपका क्या है, एक नैरो कॉन्सेप्ट है, लेकिन किसका टाइप है, बेलमेंट का ही टाइप है। जिस तरह से बेलमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सामने वाली पार्टी को पोजीशन देते हैं किसका, अपनी गुड्स का। वो किसी भी तरह हो सकता है यूज के पर्पज के लिए, या फिर अल्ट्रेशन के पर्पज के लिए, या फिर किस पर्पज के लिए, रिपेयर के पर्पज के लिए, ठीक है ना। तो प्लेज के अंदर भी क्या होता है, हम सामने वाली पार्टी को अपने गुड्स का क्या देते हैं, एक तरह से पोजीशन देते हैं। लेकिन यहाँ पर रीजन क्या होता है पोजीशन देने का, यहाँ पे जो रीजन होता है पोजीशन देने का वो क्या होता है, फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी। उसी को हम क्या कहेंगे, प्लेज कहेंगे, ठीक है ना। देखो एक पहले इसकी करते हैं डेफिनेशन, फिर समझेंगे इसको एक एग्जांपल से। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 172, सेक्शन 172 क्या कहता है, प्लेज। प्लेज क्या है, एक काइंड ऑफ बेलमेंट है। किसका बेलमेंट, बेलमेंट ऑफ गुड। बेलमेंट करना गुड का, एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट। ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कि हम पेमेंट कर देंगे किसकी, डेब्ट की। और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोमिस, या फिर हम क्या करते हैं, प्रोमिस करते हैं क्या करने के लिए, परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने के लिए। तो उसको, उस केस में हम कोई गुड्स को एज अ सिक्योरिटी रखते हैं, उसको ही क्या कहेंगे, प्लेज कहेंगे। यहाँ पे ये बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो प्लेज क्या होता है, प्लेज इज अ काइंड ऑफ बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट, और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोमिस इज कॉल्ड प्लेज, ठीक है। तो प्लेज इज अ काइंड ऑफ बेलमेंट वेयर, जहाँ पे हम क्या करते हैं, मूवेबल थिंग। इस बात को याद रखना, ये हमने बेलमेंट के अंदर भी डिस्कस किया था। जिस भी प्रॉपर्टी का हम पोजेशन देते हैं वो प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हमें बेलमेंट में डिस्कस किया था। तो प्लेज के अंदर भी हम कोई भी सिक्योरिटी, क्योंकि हम कोई भी प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी रखते हैं कि हम आपके जो आपका डेट क्लियर रखा है उसकी रीपेमेंट कर देंगे, या फिर हमने जो प्रॉमिस कर रखी है उसको परफॉर्म कर देंगे। इस पर्पज के लिए हम प्रॉपर्टी का पोजेशन सामने वाली पार्टी को देते हैं एज ए सिक्योरिटी। तो उस केस के अंदर बच्चों वो क्या होनी चाहिए, मूवेबल थिंग होनी चाहिए, तभी वो आपका प्लेज माना जाएगा। अगर मान लो हमने किसी से लोन ले लिया, ठीक है ना, हम कोई भी प्रॉपर्टी रख रहे हैं एज ए सिक्योरिटी, और वो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो वो आपका प्लेज नहीं माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा आपका, वो माना जाएगा मॉर्टगेज। बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम एज ए सिक्योरिटी रखते हैं रिपेमेंट ऑफ डेब्ट के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो माना जाएगा आपका मॉर्टगेज। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, मूवेबल थिंग्स की, और जो मूवेबल थिंग को हम क्या रखते हैं, एज ए सिक्योरिटी रखते हैं, बेल करते हैं सामने वाली पार्टी को, वो आपको क्या कहलाएगा, एक टाइप ऑफ प्लेज। बात क्लियर यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। अब देखो इसका एक एग्जांपल, तो इस बात को याद रखना, हम किसकी बात करें यहाँ पे, मूवेबल प्रॉपर्टी की। तो देखो अब मान लो यहाँ पे 2 पार्टी है, 2 पार्टी कौन कौन सी है, मान लो ये पार्टी ए है, ये मिस्टर ए है, और ये कौन है, ये मिस्टर बी है। अब मान लो जो बी है उसको चाहिए कितने रुपए, 5,000 रुपए। कितने रुपए की जरूरत है मिस्टर बी को, 5,000 रुपए की जरूरत है। तो वो किसके पास जाता है, मिस्टर ए के पास जाता है, क्या लेने के लिए, 5,000 रुपए लेने के लिए जाता है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर ए क्या कहेगा, तब वो मिस्टर बी लेने आएगा कि मैं ऐसा कैसे यकीन कर लूँ कि जो 2 महीने बाद है, जो पेमेंट है मेरी, जो डेट लिया है तुमने, वो मेरा वापस से रीपे कर दोगे, ठीक है ना। इसके बदले एज ए सिक्योरिटी कुछ मेरे पास रखो, तभी मैं क्या करूँगा, 5,000 रुपये तुम्हें दूंगा। तो इस केस में मिस्टर बी क्या करता है, अपनी बाइक, मिस्टर बी क्या करेगा, अपनी बाइक को एज अ सिक्योरिटी क्या कर देगा, प्लेज कर देगा, किसके पास, मिस्टर ए के पास,
ठीक है ना। एज अ सिक्योरिटी किसको दे देगा, मिस्टर ए को दे देगा, कौन, मिस्टर बी। तो इस केस में जैसे ही मिस्टर ए को पोजेशन मिल जाएगा उसकी बाइक का, तो क्या कर देगा, ठीक है ये ले लो, क्या 5,000 रुपये, तो लैंड कर देगा 5,000 रुपये किसे, मिस्टर बी को। यहाँ पे ये बात क्लियर हुई। तो इस केस में देखो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इन दोनों के बीच में, मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में, ये क्या हुआ, प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्योंकि यहाँ पर मिस्टर बी ने क्या किया, 5,000 रुपये ले लिए किससे, मिस्टर ए से एज अ डेप्ट, और उसके बदले एज अ सिक्योरिटी की उसकी रिपेमेंट कर देगा कहाँ, क्योंकि उसकी रिपेमेंट कर देगा उसकी डेट की, या फिर जो भी उसने प्रोमिस किया है उसको क्या कर देगा, परफॉर्म कर देगा। उसके बदले एज अ सिक्योरिटी क्या दे दी, मिस्टर ए को बाइक दे दी। बात क्लियर हुई। तो ये क्या बन गया इनके बीच में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज बन गया। ठीक है। अब देखो जो भी पर्सन क्या करता है, अपने गुड का पोजीशन ट्रांसफर करता है, वो क्या कहलाएगा, पोनर और प्लेजर। जैसे हमने बेलमेंट के केस में पढ़ा था, उसको हम क्या कहते हैं, बेलर। जो अपने गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर करता है उसको हम क्या कहते हैं, बेलर। तो यहाँ पे वो क्या बन जाएगा, पोनर या फिर प्लेजर। बात क्लियर। जो उस गुड का पोजीशन लेता है, रिसीव करता है, उसको हम क्या कहेंगे, पोनी और प्लेजी। बेलमेंट में हमने उसको क्या कहा था, बेली। तो यहाँ पे बेली क्या बन जाएगा, पोनी या फिर प्लेजी बन जाएगा। ये बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे देखो जो मिस्टर बी है उसने क्या किया, बेलमेंट ऑफ गुड, क्या किया, बेलमेंट क्या गुड्स का, ठीक है ना, एज अ सिक्योरिटी। किस पर्पज से, कि जो भी उसने 5,000 का डेट लिया है उससे, वो उसकी क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा, या फिर जो भी प्रॉमिस किया है परफॉर्म करने का उसे क्या कर देगा, पूरा कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके बदले मिस्टर बी को 5,000 रुपये मिल गए। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। तो इस एग्जाम्पल से ऐसे क्लियर हुआ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज क्या होगा, ठीक है ना। आगे देखो अब किसकी बात करेंगे, अब करेंगे एसेंशियल ऑफ प्लेज, कि प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए किस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है वो क्या माना जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज माना जाएगा। उसके लिए क्या क्या एसेंशियल है जिनका होना जरूरी है। सबसे पहले क्या, डिलीवरी ऑफ पोजेशन, मतलब कि जो भी गुड्स है, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका क्या होना चाहिए, उसका पोजेशन डिलीवर होना चाहिए। पर एक बात याद रखना, यहाँ पे जो पोजेशन डिलीवर होगा वो एक्चुअल डिलीवरी भी हो सकता है और कंस्ट्रक्शन डिलीवरी भी हो सकता है। एक्चुअल डिलीवरी कैसे, जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल था हमारा, ठीक है ना। अगर मिस्टर बी एक्चुअल में जो अपनी बाइक है मिस्टर ए को ट्रांसफर कर देते हैं, पोजीशन ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या होगा, एक्चुअल डिलीवरी। या फिर हो सकता है कि इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा गया कि अगर मिस्टर बी पेमेंट नहीं करेगा तो मिस्टर ए क्या ले लेगा, उसकी बाइक ले लेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मिस्टर बी ने एक्चुअल में जो बाइक है उसका पोजीशन ट्रांसफर नहीं किया मिस्टर बी के ए के पास, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो क्या हुआ, वहां पे जो डिलीवरी हुई, कैसी की डिलीवरी हुई है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की, जहाँ पे एक्चुअल में डिलीवरी नहीं करेंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज मेंशन है, अगर मिस्टर बी पेमेंट नहीं करेगा तो मिस्टर ए उसकी क्या ले लेंगे, बाइक ले लेंगे। ठीक है। तो ये क्या हुई, आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन डिलीवरी हुई। तो ये बात क्लियर। सबसे पहले क्या, जो भी डिलीवरी है, जो भी है क्या पोजीशन है गुड्स का, क्या होना चाहिए, डिलीवर होना चाहिए। लेकिन वो डिलीवर कैसा भी हो सकता है, एक्चुअल भी, कंस्ट्रक्शन भी। सेकेंड पॉइंट क्या है, गुड्स प्लेज फॉर सेल बी इन एग्जिस्टेंस, मतलब कि जो भी गुड प्लेज किए गए हैं उनकी एग्जिस्टेंस का होना जरूरी है। उनकी एग्जिस्टेंस का होना क्या है, जरूरी है। मान लो यहाँ पे ऊपर वाले केस में मिस्टर बी ए को कह तो दे मेरी बाइक ले लो, लेकिन मिस्टर बी के पास एक्चुअल में बाइक की ओनरशिप है ही नहीं, तो उसके पास वो बाइक एग्जिस्ट भी नहीं करती। तो इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज नहीं माना जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज तभी माना जाएगा जो भी सामने वाली पार्टी एज अ सिक्योरिटी कोई भी प्रॉपर्टी दे रही है, उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप किसके पास होनी चाहिए, ओनर के पास उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस होनी चाहिए उस प्रॉपर्टी की, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट माना जाएगा। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट माना जाएगा। ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। फिर बात आती क्या, पर्पज ऑफ प्लेज इज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट, मतलब कि क्या, जो पर्पज होगा प्लेज का वो क्या होगा, वो सिक्योरिटी होगी एक तरह से, क्या करने के लिए, पेमेंट ऑफ डेब्ट की पेमेंट करने के लिए। ठीक है ना। यहाँ पे जो भी कौन है, प्लेजर है, वो क्या करता है, एक तरह से प्रोमिस करता है कि वो परफॉर्म कर देगा किसको, प्रोमिस को जो भी उसने की है, या फिर कह सकते हैं पेमेंट कर देगा किसकी, डेट की। तभी क्या की गई हो, उस प्रॉपर्टी को, मूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया गया हो, किस पर्पज के लिए, डेट की पेमेंट के पर्पज के लिए। बात क्लियर हुई। अगर मान लो यहाँ पर जो पोजीशन ट्रांसफर किया गया है उसका पर्पज क्या ना हो, पेमेंट ऑफ डेब्ट ना हो उसका पर्पज, ठीक है ना, या फिर परफॉर्मेंस को प्रोमिस करना ना, मतलब कि
परफॉर्मेंस को फुलफिल करना ना हो यहाँ पे उसका पर्पज, तो क्या वो प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? नहीं, वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। क्योंकि डिफरेंस क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के बीच में? एक ही डिफरेंस है। प्लेज के केस में हम जो भी सिक्योरिटी ट्रांसफर करते हैं, जिसका पोजीशन ट्रांसफर करते हैं, उस केस में उसका पर्पज क्या होता है? ट्रांसफर करने का पर्पज कि जो डेप्ट ले रखे उसकी पेमेंट कर दी जाएगी, यही पर्पज होता है ना। अगर यही पर्पज नहीं रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज रहेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। वो क्या बन जाएगा? आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ठीक है ना। वैसे हमने किसी और रीजन से क्या किया है? ट्रांसफर किया है प्रॉपर्टीज का पोजीशन ट्रांसफर किया है, अदर देन किसके पर्पज के लिए? पेमेंट ऑफ डेप्ट से, ठीक है। तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज नहीं होगा। इसलिए प्लेज के लिए क्या जरूरी होगा कि जो भी पोजीशन ट्रांसफर किया जाए वो किस पर्पज के लिए किया जाए? पेमेंट ऑफ डेप्ट के पर्पज के लिए किया जाए। अब जब का नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, क्या आता है? ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी प्लेज। ये मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी को ही आप प्लेज रख सकते हो। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी की जगह क्या होगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, तो वो आपका क्या बन जाएगा? वो आपका बन जाएगा मॉर्टगेज। बात क्लियर यहाँ पे, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है? देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन केस ऑफ द प्लेज। ये जैसे हमने बेलमेंट में भी पढ़ी थी, तब हमने एसेंशियल किया था किसके? बेलमेंट के, कि आप सिर्फ क्या ट्रांसफर करोगे? पोजेशन ट्रांसफर करोगे, ना कि ओनरशिप। अगर ओनरशिप ही ट्रांसफर कर देते बेलमेंट के अंदर तो क्या बन जाता? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाता। लेकिन हम क्या करें? सिर्फ पोजेशन को ट्रांसफर करें, तभी तो क्या बना? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो इस केस के अंदर भी, प्लेज के केस के अंदर भी क्या, जहां पर जो ओनर है वो क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा अपने गुड्स की, तो ओनरशिप ओनर के पास ही रहेगी। पोनी के पास तो सिर्फ उसका पोजेशन जाएगा, ठीक है ना। पोनी उसकी ओनरशिप को एक्वायर नहीं कर सकता। लेकिन इस पॉइंट के अंदर है बच्चों एक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है इसके अंदर? एक्सेप्शन ये है कि कुछ केस ऐसा हो सकता है जहां पर जो भी पोनी है वो उसको सेल कर सकता है। उसके पास राइट आ जाए क्या करने का? उसको सेल करने का। ये एक्सेप्शन है। और वो एक्सेप्शन कब अराइज होगी? तब मान लो जो भी पेमेंट है, जो भी किसने ली है? पोनर ने जो भी अमाउंट ली है, उस अमाउंट को, उस डेट को रिपेमेंट नहीं करता पोनर, तो उस केस में किसके पास? पोनी के पास राइट है उसको क्या करने का? सेल करने का, उस मूवेबल प्रॉपर्टी को। लेकिन कब सेल करने का? आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। वो तभी सेल कर सकता है उसको, तब उसको प्रॉपर नोटिस दे, किसको? पोनर को। और फिर भी पोनर को पेमेंट ना करे पोनी को, तो उस केस में पोनी उसको सेल कर सकते हैं उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को। तो क्या थी? इसकी एक्सेप्शन थी, ठीक है ना। बच्चों का नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। क्या करना? ट्रांसफर करना किसका? पोजेशन का। ट्रांसफर ऑफ गुड व्हेन रेडी और इन फ्यूचर गुड डज नॉट क्रिएटेड प्लेज। जो नेक्स्ट पॉइंट वो क्या कह रहा है? सिक्स पॉइंट वो कह रहा है कि तब आप पोजेशन को ट्रांसफर करते हो उस वक्त जो भी गुड होंगे वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करने चाहिए एट अ प्रेजेंट, जो हमने पहले भी सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया था, ठीक है ना। यहाँ पे अलग क्या कह रखा है? यहाँ पे अलग ये कह रखा है, अगर ऐसे कोई गुड है जो फ्यूचर गुड है, ठीक है ना। फ्यूचर गुड का मतलब कि जो अभी एग्जिस्ट नहीं करते, फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है ना। अगर आप ऐसे पे कोई क्या करते हो? प्लेज करते हो, ऐसे कोई गुड्स को प्लेज करते हो, तो वो एसेंशियल क्या नहीं माना जाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल से देखो, मान लो एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है। ए ने क्या लिया? बी से कुछ अमाउंट उधार ली, ठीक है ना। 5,000 रुपये उधार ली बी से। इस केस में ए ने क्या कहा बी को कि मैंने वीट को ग्रो कर रखा है, वो 4 महीने बाद, कितने बाद? आफ्टर 4 मंथ वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगे? ग्रो हो जाएंगे, पूरी तरह से पक जाएंगे। उसके बाद जो वो वीट होंगे वो मैं आपको क्या कर दूंगा? प्लेज कर दूंगा। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। मिस्टर ए ने ऐसा कुछ कहा किसको? मिस्टर बी को। अब ये बात बताओ आप लोग कि क्या वो जो वीट जिसका उसने क्या किया, जिसको प्लेज किया है मिस्टर बी को, क्या वो अभी एक्चुअल में प्रेजेंट में एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं करते? नहीं करते ना। वो कब आएंगे? वो 4 महीने बाद वो क्रॉप क्या हो जाएगी? पूरी अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगी और वो क्या करने के? प्लेज करने के लायक होते हैं। कितने दिन बाद? 4 महीने बाद क्या होगी? वो क्रॉप अच्छे से वो क्या करेगी? 4 महीने बाद वो क्रॉप क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। तो फ्यूचर गुड है, वो अभी एग्जिस्ट नहीं करते, तो उस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज नहीं माना जाएगा। अगर ऐसा कोई गुड हम प्लेज कर रहे हैं जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता, फ्यूचर में एग्जिस्ट कर सकता है, अगर ऐसा कोई गुड्स को हम प्लेज कर रहे हैं सामने वाली पार्टी को, उसके बदले कोई अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के अंदर नहीं आएगा। तो क्या एसेंशियल है इसका? कि जो भी गुड होगा वो एट प्रेजेंट क्या करना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए, जो हम इस केस में, सेकंड वाले केस में देख चुके हैं।
तो इस बार रिवाइज कर लेते कौन कौन से। सबसे पहला कौन सा, डिलीवरी ऑफ पोजेशन, ठीक है ना। जो भी गुड्स हम क्या कर रहे हैं, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर करें क्या होनी चाहिए, उसके पोजीशन को हमें डिलीवर करना है। वो एक्चुअल भी हो सकता है, फिर क्या कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। सेकंड क्या, कि जो भी हम गुड्स को प्लेज कर रहे हैं वो एग्जिस्ट करने चाहिए उस टाइम के ऊपर, जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा कि फ्यूचर गुड हमने क्या कर दिया, प्लेज कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है, कि जो भी हम प्लेज करें जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी को, उसका पर्पज क्या होना चाहिए, उसका पर्पज होना चाहिए एज अ सिक्योरिटी। किसकी सिक्योरिटी, कि हम पेमेंट कर देंगे डेट्स की नियर फ्यूचर, या फिर किसके, परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस की, ठीक है। ये पर्पज तो क्या माना जाएगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या बन जाएगा, वो हमारा मॉर्टगेज बन जाएगा, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है, कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। ओनरशिप किसके पास रहेगी, पोनर के पास ही रहेगी। पोनी के पास तो सिर्फ उसकी क्या जाएगी, उसकी पोजीशन जाएगी। लेकिन इसकी क्या थी, एक एक्सेप्शन थी। एक्सेप्शन क्या थी, अगर पोनर पेमेंट नहीं करता तो किस सर्कमस्टांस ऐसी अराइज हो गई तो उस केस में जो भी कौन है, पोनी है, वो उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है अपनी अमाउंट को रिसीव करने के लिए। और लास्ट पॉइंट क्या, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, कि फ्यूचर गुड्स के ऊपर कोई भी बेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज नहीं होगा। बात क्लियर अच्छे से बच्चों, वेरी गुड। अब हम डिस्कस करेंगे क्या, राइट ऑफ पोनर एंड राइट ऑफ पोनी की। तो सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, राइट ऑफ पोनी, कि जो पोनी है उसके राइट क्या क्या है, ठीक है। अब पोनी के राइट कितने हैं, 4 है, पोनर का सिर्फ एक ही राइट है। अब देखो पोनी का क्या राइट है, सबसे पहला राइट टू रिटेन, कि जो भी गुड्स है किसके, पोनर के, उनको अपने पास रिटेन करके रख सकता है कौन, पोनी। कब तक रिटेन करके रख सकता है, तब तक जो भी लोन की अमाउंट है वो रीपे ना कर दी जाए, या फिर जो भी ओब्लिगेशन अराइज हो रखी है किसके ऊपर, पोनर के ऊपर, तब तक वो पोनर उस ओब्लिगेशन से छुटकारा ना पा, तब तक वो जो भी ओब्लिगेशन अराइज हो रखी है या फिर जो भी अमाउंट है लोन की उसको रीपे नहीं कर देता पोनर, तब तक वो गुड्स किसके पास रहेंगे, पोनी के पास रहेंगे। ये राइट है किसका, पोनी का, ठीक है ना। तो इस केस में पोनी है वो पोनी है वो कब तक गुड्स को रिटेन कर सकता है, किस किस पर्पज के लिए गुड्स को रिटेन कर सकता है। सबसे पहला, जो भी अमाउंट है डेट की वो रिपे नहीं करता तो उस केस में भी क्या है, उसके पास राइट है उन गुड्स को रिटेन करने का। सेकंड, अगर उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट अराइज हो रखा है, ठीक है, जो भी डेप्ट की अमाउंट दी, जो हमने अपने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था कि जहाँ पे क्या था, बी ने अपनी बाइक किसको दी थी, ए को दी थी, और उसके बदले ए ने 5,000 रुपए दिए थे। मान लो ये जो 5,000 रुपए थे कितने दिन के लिए थे, 4 महीने के लिए उसने लैंड किए थे किसको, बी को। अब इस जो भी 4 मंथ है इसकी जो भी अमाउंट होगी, किसकी, लोन की अमाउंट होगी, उसके ऊपर कोई ना कोई इंटरेस्ट क्रिएट हुआ होगा। तो अगर मान लो बी ने क्या किया, 5,000 रुपए तो किस रिपे कर दिए किसको, ए को, लेकिन जो भी इंटरेस्ट अराइज हुआ था उसकी रिपेमेंट नहीं की, तो उस केस में भी ए के पास क्या राइट है, जो यहाँ पे जो हमारा पोनी है उसके पास क्या राइट है, कि उस अमाउंट को अपने पास, उस गुड को अपने पास रिटेन करके रखे। बात क्लियर यहाँ पे अच्छे से, ठीक है ना। तो अगर वो इंटरेस्ट की अमाउंट भी पे नहीं करेगा तो उस केस में भी उसके पास राइट है कि वो उस गुड को, उस प्रॉपर्टी को अपने पास रिटेन करके रख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अगर कोई एक्सपेंस किए हैं, ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में, प्लेज के रिस्पेक्ट में, तो उस केस में भी बच्चों पोनी के पास राइट है उस गुड को रिटेन करके रख सकता है। ऐसे इसका एक एग्जांपल और देखो, यहाँ पे एक मिस्टर ए है जो क्या है, एक बिजनेसमैन है, ठीक है ना, एक क्या है, बैंक है। अब इस बिजनेसमैन को, जो मिस्टर ए है, उसको चाहिए लोन, वो जाता है किसके पास, बैंक के पास, क्या लेने के लिए, लोन लेने के लिए। अब बैंक लोन मिस्टर ए को ऐसे तो दे देगा नहीं, वो उसके बदले ऐसे क्या लेगा, कोई ना कोई सिक्योरिटी लेगा ना, तभी तो क्या देगा उसको, लोन देगा। तब क्या दे देगा उसको, कोई सिक्योरिटी रखेगा उसके पास। तो ए क्या कहता है बैंक को, ठीक है मेरे पास क्या है, सिक्योरिटी के रूप में स्टॉक है मेरी कंपनी का, ठीक है ना, मेरे पास क्या है, स्टॉक है, उस स्टॉक को एज ए सिक्योरिटी अपने पास रख लो, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, उसके स्टॉक को अपने पास रख लेता है और उसको लोन दे देता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो लेट से 10 लाख रुपए उसको एज अ लोन दे देता है किसको, मिस्टर ए को। अब बात यहाँ आती है, क्योंकि स्टॉक दिया तो हो गोडाउन के अंदर रखना पड़ेगा बैंक को, तो उस पर्पज के लिए बैंक ने क्या किया, एक गोडाउन लिया रेंट पे और उस स्टॉक को उस गोडाउन के अंदर रख दिया।
अब जो भी गोडाउन के एक्सपेंस होंगे वो किसको रिपे करने होंगे, मिस्टर ए को रिपे करने होंगे। अगर मिस्टर ए ने लोन पे कर दिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे कर दिया, लेकिन जो स्टॉक के एक्सपेंस हैं, जो भी स्टॉक रखा है जिस गोडाउन के अंदर वो एक्सपेंस है वो रिपे नहीं किए बैंक के, तो बैंक के पास अभी भी राइट है उस गुड्स को, उस स्टॉक को अपने पास क्या करके रखने का, रिटेन करके रखने का। तो इस केस में क्या बच्चों, ए ने जो भी लोन लिया होगा कितने का, 10 लाख का, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बना उसका, और जो भी एक्सपेंस किए बैंक ने क्या करने के लिए, उस स्टॉक को किसके अंदर रखने के लिए, गोडाउन के अंदर रखने के लिए जो भी एक्सपेंस किए, तीनों अमाउंट क्या करनी पड़ेंगी, पे करनी पड़ेगी। अगर कोई भी अमाउंट मिस्टर ए पे नहीं करता तो बैंक के पास, पोनी के पास क्या राइट है यहाँ पे, उस स्टॉक को अपने पास रिटेन करके रखने का। यहाँ पे यह बात क्लियर हुई, ठीक है। तो इस फर्स्ट पॉइंट के अंदर जो राइट टू रिटेन है, इसके अंदर यही एक्सप्लेन कर रखा है कि पोनी के पास क्या राइट है, जो भी पोनर के गुड है उसको अपने पास रिटेन करके रखने का, तब तक वो अपनी ओब्लिगेशन को डिस्चार्ज नहीं कर देता। बात क्लियर, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, क्या, राइट टू रिटेन ऑफ सब्सिक्वेंट एडवांस। तो यहाँ पे ये इसने क्या कहा, क्या जो भी पोनी है उसके पास क्या राइट है, जो भी सब्सिक्वेंट एडवांस लेता है पोनी से, उस केस में जो पहले वाले जो गुड है, जो पहले वाले एडवांस के लिए, पहले वाले लोन के लिए जो रिटेन करके रख रखे थे उसको अपने पास अब भी रखे, ठीक है। तो सेक्शन 174 क्या कहता है, हाँ पोनी है जो पोनर के जो गुड्स हैं उसको अपने पास रिटेन करके रख सकता है। सब्सिक्वेंट क्या, फ्यूचर में कोई भी एडवांस लेता है तो उस केस में भी जो पोनी है उसके गुड को रिटेन करके रख सकता है। ये राइट होता है किसके पास, पोनी के पास। लेकिन बच्चों इसके ऊपर है स्टार मार्क, मतलब कि इसकी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, अगर ऐसा पहले से कुछ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है कि जो भी पोनी है वो सब्सिक्वेंट एडवांस के लिए सेम गुड को क्या नहीं कर सकता, रिटेन करके नहीं रख सकता, या फिर ऐसा कुछ मेंशन है कि जो भी ये गुड्स हैं वो सिर्फ 10 लाख तक की जो लोन होगा उसके लिए ही क्या रख सकते हैं, रिटेन करके रख सकता है, इससे ऊपर वाला कोई भी अमाउंट होगा लोन का उसके लिए रिटेन करके नहीं रख सकता। अगर ऐसा कुछ स्पेसिफाई है पहले से कॉन्ट्रैक्ट में तो उसको रिटेन करके नहीं रख सकता, वरना उसके पास क्या होता है, राइट होता है किसके पास, पोनी के पास, उन गुड को अपने पास रिटेन करके रखें। फॉर एग्जाम्पल मान लो, जो ये हमारे यही एग्जाम्पल था इसको ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और किसके बीच में, बैंक के बीच में, सबसे पहले किसके बीच में, 10 लाख का, ठीक है ना। उसके चलते चलते ए ने क्या किया, फिर एक लोन और ले लिया, कितने का, 5 लाख रुपए का। फिर एक लोन और ले लिया, कितने का, 3 लाख रुपए का। अब जो सेकंड पॉइंट है वो यही कह रहा है कि जो नेक्स्ट जो लोन लिए है 5 लाख रुपए के, 3 लाख रुपए के, क्या अगर मान लो ए ने इसकी तो रिपेमेंट कर दी, अगर इनकी रिपेमेंट नहीं की तो क्या इस पर्पज के लिए बैंक जो स्टॉक पड़ा था बैंक के पास मिस्टर ए का, क्या उसको अपने पास रिटेन करके रख सकता है। तो आपका जो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज क्या कहता है, इसके अंदर जो राइट है पोनी को क्या कहते हैं कि हाँ बैंक के पास राइट है, जो ये 5 लाख 3 लाख रुपए अगर पे नहीं करता मिस्टर ए, उसके बदले वो स्टॉक को अपने पास रिटेन कर सकता है। लेकिन क्या है, कुछ एक्सेप्शन है, कुछ स्टार मार्क इसके ऊपर। वो क्या कहता है, अगर मान लो पहले से कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ मेंशन है जो रिटेन करने से रोक रहा है किसको, बैंक को, तो उस केस में वो रिटेन करके नहीं रख सकता। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है कि ये जो बैंक है वो सिर्फ 10 लाख रुपए जो लोन लिए हैं, लोन लिया है ए ने, उस पर्पज के लिए ही स्टॉक को रिटेन करके रख सकता है। और अगर फर्दर कोई भी लोन लेता है मिस्टर ए, उस पर्पज के लिए उस स्टॉक को रिटेन करके नहीं रख सकता। तो अब यहाँ पे ए की किसकी मिस्टेक है, बैंक की मिस्टेक है। अगर वहाँ पे ए लोन रिपे नहीं कर रहा ये 5 लाख 3 लाख वाला, तो उस पर्पज के लिए इस स्टॉक को रिटेन करके नहीं रख सकता। क्यों, क्योंकि पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था जो स्टॉक रिटेन किया गया है वो सिर्फ 10 लाख रुपए जो लोन लिया है उसी के लिए ही रिटेन किया गया है। आगे कोई भी फर्दर लोन लेता है तो उसके लिए स्टॉक को रिटेन करके नहीं रख सकता, बैंक अपने पास नहीं रख सकता, वो उसके लिए एज अ सिक्योरिटी नहीं है। तो यहाँ पर बैंक इसको एज अ सिक्योरिटी अपने पास रिटेन करके नहीं रख सकता।
क्योंकि पहले से ही क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है। अगर ऐसा कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिख रखा तो उस केस में बैंक फर्दर रिटेन करके रख सकता है उस स्टॉक को, या फिर ऐसा कोई मेंशन है कि अगर ए कोई भी सब्सिक्वेंट आगे फर्दर लोन लेता है बैंक से, उस केस में जो भी स्टॉक रिटेन करके रख सकता है, तो वहां पर भी जो बैंक है वो स्टॉक को रिटेन करके रख सकता है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट क्लियर यहाँ पे, सेक्शन 173 और 174। 173 क्या कहता है, जो राइट है रिटेन करने का, तो यहाँ पे क्या है, हाँ राइट है रिटेन करने का गुड्स को। सेकंड क्या है, सब्सिक्वेंट एडवांस के लिए राइट है, सब्सिक्वेंट एडवांस के लिए भी राइट है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं कर रखा रिटेन करके रख सकता है आगे फर्दर लोन के लिए, तो वहां पे बैंक जो भी कौन है, पोनी है, उसके पास उस वक्त वो राइट क्या हो जाएगा, वहां से डिस्चार्ज हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्लियर यहाँ से, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, वो क्या कहता है, राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। अब ये बताओ, अगर पोनी कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस करता है, क्या वो क्लेम करेगा प्लेजर से, पोनर से? तो हाँ, यहाँ पे आंसर क्या होगा, यस। जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस किए किसने, पोनी ने, ठीक है, प्लेजी ने, तो उस केस में उसके पास राइट है कि वो क्लेम कर सके किससे, प्लेजर से, वो जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस किए हैं उसको क्लेम कर सके। लेकिन इस सेक्शन के अंदर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि वो रिटेन करके रख सकता है या नहीं रख सकता, तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे कि वो उन गुड्स को रिटेन करके नहीं रख सकता, बट कैन नॉट रिटेन गुड्स फॉर इट। लेकिन इसके लिए उस गुड्स को रिटेन करके वो नहीं रख सकता, क्योंकि इस सेक्शन के अंदर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस किए हैं तो क्या उसको रिटेन करके रख सकता है, तो कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि वो उसको रिटेन करके नहीं रख सकता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस के लिए, लेकिन वो क्लेम कर सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस कैसे, देखो ये नॉर्मल स्टॉक था तो उसने क्या किया, गोडाउन के अंदर रख दिया, ठीक है ना, लेकिन ये स्टॉक कुछ ऐसा पेरिसेबल स्टॉक है जो जल्दी से खराब हो जाएगा, तो उस पर्पज के लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल टाइप का गोडाउन क्या करना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा, ठीक है ना। स्पेशल कंडीशन के अंदर उन स्टॉक को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। उस स्पेशल कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस करता है बैंक, वो राइट है क्लेम करने का मिस्टर ए से। लेकिन उस केस में ये राइट नहीं है कि उस गुड को रिटेन करके रखे बैंक अपने पास। किस केस में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस में सिर्फ क्लेम कर सकता है चार्ज को, लेकिन वहां पे गुड्स को रिटेन नहीं कर सकता ओनर के। ये पॉइंट क्लियर यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। फिर जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है, पोनी राइट वेयर पोनर मेक डिफॉल्ट। तो सिंपल सी बात है, क्या कह रहे हैं, पोनी के पास क्या क्या राइट होंगे तब पोनर क्या कर देता है, डिफॉल्ट कर देता है। ये कहाँ गया आपका सेक्शन 176 के अंदर। तो देखो बच्चों, अगर पोनर कोई भी डिफॉल्ट करता है क्या करने में, रीपेमेंट करने में लोन का, तो उस वक्त पोनी के पास क्या राइट है, दो राइट अराइज हो सकते हैं। सबसे पहला राइट जो अराइज होगा वो क्या होगा कि वो उसके खिलाफ जाके सूट कर दे, किसमें, कोर्ट में, ठीक है ना, और क्या करे, तब तक गुड को अपने पास प्लेज करके रखे, रिटेन करके रखे, तब तक गुड्स को, तब तक वो उसकी रीपेमेंट नहीं कर देता, ठीक है। सेकंड राइट क्या है, सेकंड में उसको सेल भी कर सकता है, लेकिन कब सेल करेगा, तब उस प्रॉपर नोटिस देने के बाद। किसको प्रॉपर नोटिस देने के बाद, ओनर को प्रॉपर नोटिस देने के बाद कि इस गुड को मैं क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। सेल का प्रॉपर नोटिस देने के बाद ही पोनी क्या कर सकता है, उस गुड को सेल कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम इसको एग्जांपल से समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। मान लो कि मिस्टर ए ने को बैंक के से जो लोन लिया था उसको रीपे नहीं किया, तो यहाँ पे अब बैंक के पास क्या क्या राइट अराइज होते हैं। सबसे पहला तो बैंक जाके क्या करेगा, कोर्ट में केस फाइल कर देगा, ठीक है ना, और जो भी स्टॉक है उसको अपने पास रिटेन करके रखेगा, तब तक मिस्टर ए क्या नहीं कर देता, उसकी पेमेंट नहीं कर देता। और एक सेकंड केस क्या होता है, मान लो मिस्टर ए पेमेंट नहीं करता, तो सेकंड केस क्या रह सकता है कि जो बैंक है वो क्या कर दे, जो भी स्टॉक दे रखा है किसने, मिस्टर ए ने, उसको एज अ सिक्योरिटी उस स्टॉक को क्या कर दे, सेल कर दे, ठीक है ना, ये भी तो हो सकता है ना। तो जब बैंक सेल करता है उसके स्टॉक को, किसके, मिस्टर ए के स्टॉक को, तो बैंक को एक नोटिस देना पड़ेगा, किसको, मिस्टर ए को। क्या नोटिस, कि वो उसके स्टॉक को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है आगे फर्दर पार्टी को। अगर मिस्टर ए फिर भी रीपेमेंट नहीं करता बैंक की, तो बैंक क्या कर देगा, प्रॉपर नोटिस देने के बाद मिस्टर ए को उस स्टॉक को सेल कर देगा। अब यहाँ पे तब बैंक क्या करता है, सेल करेगा उस स्टॉक को, तो दो केस अराइज हो सकते हैं। दो केस क्या, देखो फर्स्ट तो क्या, जो भी स्टॉक क्या किया है, सेल किया है,
मान लो वो सेल करने के बाद बैंक को रिसीव हुए 12 लाख रुपए। फर्स्ट केस ये, ठीक है। सेकंड केस ये कि जो भी स्टॉक था वो क्या किया, सेल किया, उससे सेल करने के बाद कितने रुपए मिले, 9 लाख रुपए। तो दो केस अराइज हुए। तो देखो जब बैंक को जो भी क्या होता है, पोनी होता है, अगर उसको एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव होती है, वो जो सिक्योरिटी को क्या करने के बाद, सेल करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव होगी, वो जितनी भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगी, तो इस केस में कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट है बच्चों, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, क्योंकि लोन कितने का लिया था उसने, 10 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपए क्या है, एक्स्ट्रा है। उसको वापस से क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, किसको, मिस्टर ए को। ठीक है, फर्स्ट केस क्लियर। सेकंड केस में अगर अमाउंट कम रिसीव होती है जितने का वो लोन था, तो यहाँ पे 9 लाख रुपए रिसीव हुए, लोन कितने का था, 10 लाख रुपए का, तो कितने रुपए कम रिसीव हुए, यहाँ पे 1 लाख रुपए क्या हुए, कम रिसीव हुए। तो इस केस में जो भी क्या है, पोनर है, जो भी क्या है, पोनर है, वो स्टिल लाइबल रहेगा। क्या रहेगा, स्टिल लाइबल रहेगा, किसके लिए, पोनी को वो रीपेमेंट करने के लिए। ठीक है ना। किस केस में, अगर जो भी अमाउंट सेल करने के बाद जो भी अमाउंट रिसीव होती है वो अमाउंट कम है, जितनी भी अमाउंट कम रिसीव हुई है, तो उसमें क्या रहेगा, स्टिल लाइबल रहेगा कि वो अमाउंट रीपे करे, किसको, पोनी को वो अमाउंट रीपे करे। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर अच्छे से, ठीक है ना, दोनों केस क्लियर। तो इस पॉइंट के अंदर इस जो राइट है, जो ये किसका, अंदर पोनी का, उसके अंदर ये चीज मेंशन कर रखी क्या, कि जो भी सेल करने के बाद जो भी अमाउंट रिसीव होगी, रिलाइज होगी, अगर वो रिलाइज मोर देन है जितने भी डेप्ट पे करने थे, तो उस केस में जो भी सरप्लस है वो पोनर को वापस से दे दिया जाएगा। अगर वो अमाउंट लेस है जितने भी डेप्ट पे करने थे बच्चों, तो उस केस में पोनर स्टिल लायबल रहेगा जितना भी शॉर्ट बैलेंस है। ठीक है, बात क्लियर यहाँ पे। तो 4 के 4 राइट क्लियर। पोनी के क्या क्या राइट है, तो हमने सबसे पहले बच्चों क्या देखा पोनी के राइट में, सबसे पहले राइट टू रिटेन, सेकंड वाला राइट टू रिटेन फॉर सब्सिक्वेंट एडवांसेज, और फिर देखा राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस में क्या होगा, और फिर क्या, पोनी का राइट, अगर पोनर जो भी है वो क्या करता है, डिफॉल्ट करता है, तो उस केस में पोनी के पास क्या राइट होगा। तो ये चारों राइट क्लियर यहाँ पे अच्छे से पोनी के। ठीक है, वेरी गुड। अब आपको जो नेक्स्ट राइट आता है क्या था, राइट ऑफ पोनर। अब पोनर की बात आती है, पोनर के पास क्या क्या राइट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर पोनर रीपेमेंट कर देगा पोनी को, तो पोनर के पास राइट है अपने गुड्स को रिडीम करवाने का, राइट टू रिडीम, अपने गुड्स को वापस लेने का। तो जो बैंक वाला केस था ए, और जो बैंक था, तो मिस्टर ए ने मानो 10 लाख रुपए पेमेंट कर दी, किसकी, बैंक की। तो बैंक के पास क्या, बैंक की क्या ड्यूटी बनती है, कि जो भी गुड्स रिटेन करके रखें अपने पास, उसको वापस से किसको दे दे, पोनर को दे दे। तो एक यही राइट है पोनर का, कि उसके पास वो अपने गुड्स को क्या करा सकता है, रिडीम करवा सकता है। और ये कहाँ गिवन है, सेक्शन 174 के अंदर। ठीक है, तो पोनर इज एंटाइटल्ड टू रिडीम द गुड्स एनी टाइम बिफोर द पोनी हैज एक्सरसाइज हिज राइट सेल देम। ठीक है ना। अगर उसने अपना, ये इस पॉइंट के अंदर क्या कहना चाह रहा है, कि अगर मान लो जो भी पोनर है वो अपने गुड्स को रिडीम करवा सकता है, किससे पहले, अगर पोनी ने अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं किया। इसने क्या कहा, अगर पोनी ने अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं किया, कौन से राइट को, राइट टू सेल वाले को। अगर पोनी ने अब तक वो गुड को सेल नहीं किया है, तो उस केस में पोनर के पास राइट है अपने गुड्स को रिडीम करवाने का। ये यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहा है, देखो इसको भी क्लियर करते हैं एग्जाम्पल से। जो ये वाला एग्जाम्पल था हमारा सेकंड वाला, ठीक है, इसमें क्या किया, बैंक डिफॉल्ट कर दिया। ठीक है ना, किसने डिफॉल्ट किया, मिस्टर ए ने बैंक की पेमेंट नहीं की। लेकिन जैसे ही रीपेमेंट का टाइम गया, बैंक ने अभी भी वो गुड सेल नहीं किए हैं, किसको, किसी भी पार्टी को गुड सेल नहीं किए। तो बैंक ने क्या किया, सेल करने से पहले मिस्टर ए को नोटिस दिया एक। तब मिस्टर ए को नोटिस मिला, तो मिस्टर ए ने क्या किया, मान लो जो नोटिस दिया 10 दिन का, अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट नहीं की, तो क्या कर देगा, उस गुड को सेल कर देगा किसी अनदर पार्टी को। तो मिस्टर ए ने 10 दिन के अंदर कहीं ना कहीं से पेमेंट करके बैंक को क्या कर दी, रीपेमेंट कर दी। लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड तो खत्म हो चुका ना, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड था रीपेमेंट का वो एंड हो चुका है, लेकिन बैंक ने अभी वो स्टॉक को सेल नहीं किया है। तो इस केस में मिस्टर ए के पास तब तक रिडीम करने का राइट रहेगा, तब तक बैंक उस गुड को सेल नहीं कर देता। उसी पॉइंट के अंदर ये लिख रखा था। ठीक है ना, वो टाइम पीरियड है, वो कॉन्ट्रैक्ट वो चाहे खत्म हो चुका है, लेकिन बैंक ने अभी भी वो सेल नहीं किए हैं वो गुड, वो स्टॉक,
तो अभी भी मिस्टर ए के पास राइट है कि रीपेमेंट कर दे बैंक को और अपने गुड्स को रिडीम करवा ले। तो इस पॉइंट के अंदर ये कह रहा है। तो अब बैंक यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि टाइम पीरियड जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो टाइम पीरियड खत्म हो चुका है तो मैं स्टॉक तुम्हें वापस नहीं करूंगा। तो स्टॉक उसको वापस करने पड़ेंगे, किसको? मिस्टर ए को। तो यहाँ पे क्या है, ये मिस्टर ए के पास राइट है, जो भी फोनर्स के पास क्या है, उसका राइट है उसको क्या करवाने का, रिडीम करवाने का। एक पॉइंट और याद रखना है इसमें, पॉइंट क्या, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ एक्सपेंस। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, मतलब कि जो भी टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, मान लो जो लोन का रिपे करने का टाइम था वो खत्म हो चुका है, उसके बाद जो इस एग्जांपल में जो स्टॉक को रखा था गोडाउन में, एक्स्ट्रा खर्चा लगा और रिपेमेंट के बाद, मान लो रिपेमेंट का टाइम पीरियड खत्म हो गया, 4 महीने का टाइम पीरियड था वो खत्म हो गया, उसके बाद 10 दिन और एक्स्ट्रा स्टॉक क्या रखा, गोडाउन के अंदर रखा, तो जितना भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस हुआ है उस गुड को अपने पास रखने का, तो वो सारे के सारे एक्सपेंस भी क्या करने पड़ेंगे, ओनर को रिडीम करने पड़ेंगे, तभी क्या कर सकता है, उस अपने स्टॉक को क्या कर सकता है, रिडीम करवा सकता है। बात क्लियर यहाँ पे, ये था राइट ऑफ ओनर। बात क्लियर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं राइट तक। कल हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में क्या, इसके बाद का जो टॉपिक बचा हुआ हमारा ड्यूटी ऑफ पोनी क्या है और डिफरेंस क्या है बेलमेंट और प्लेज के अंदर, और कौन पार्टी है जो प्लेज कर सकती है, ठीक है ना। तो ये हमारे छोटे छोटे टॉपिक और रह गए 2-3, उसको हम करेंगे कल की क्लास में डिस्कस, वरना आज की क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।